हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू द हिंदू इंटेलिजेंस बाय प्रज्ञेश। आज तारीख है 8 अगस्त और हम करने वाले द हिंदू के जितने भी करंट अफेयर्स की न्यूज हैं उनका थॉरो एनालिसिस करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट से। पाकिस्तान, सऊदी अरबिया, तुर्की ने डिफेंस डील साइन कर लिया। कई सारे इसने क्वेश्चन खड़ा कर दिया, क्या वेस्ट एशिया में एक नया सिक्योरिटी ब्लॉक आकार ले रहा है? सऊदी अरबिया, पाकिस्तान और तुर्की तीन ऐसे देश हैं जिनकी स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ बिल्कुल अलग है। सऊदी अरबिया गल्फ की प्रमुख इकोनॉमी और एनर्जी पावर है, वहीं पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्म्ड मिलिट्री स्टेट है, जबकि तुर्की नाटो मेंबर होने के साथ साथ वेस्ट एशिया में इंक्रीजिंगली इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजिक रोल निभाता रहा है। अब इन तीनों ने मक्का में एक ज्वाइंट डिफेंस अग्रीमेंट साइन किया, जिसकी सबसे कॉन्सिक्वेंशियल बात यह है कि पैक्ट कलेक्टिव डिफेंस, कलेक्टिव डिटरेंस की बात करता है, यानी कि किसी एक मेंबर पर आर्म्ड अटैक को सभी पर अटैक माना जाएगा। पहली नजर में इसको देखोगे तो तुमको देख के लगेगा कि नाटो स्टाइल में ही एक कलेक्टिव सिक्योरिटी कोई फ्रेमवर्क है, लेकिन किसी अग्रीमेंट में कलेक्टिव डिफेंस लिख देना, फुल्ली इंटीग्रेटेड मिलिट्री अलायंस बन जाना, दोनों अलग अलग बातें होती हैं। इसलिए असली प्रश्न यह है कि क्या सऊदी अरब और पाकिस्तान और तुर्की पैक्ट जेन्युइनली एक नए रीजनल कलेक्टिव सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की शुरुआत है, या फिलहाल जियोपॉलिटिकल क्राइसिस के बीच पावरफुल डिटरेंस का एक सिग्नल है? आइए वास्तव में समझते हैं हुआ क्या है कि सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्किश प्रेसिडेंट रजब ताइप एर्दोगन और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने मक्का के अल मुकर्रम समिट फॉर ज्वाइंट डिफेंस में एक पैक्ट साइन किया। इन लोगों ने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री के ज्वाइंट अनाउंसमेंट ने इसे कलेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रेंथन करने और रीजन में पीस, सिक्योरिटी तथा स्टेबिलिटी प्रमोट करने वाला एग्रीमेंट बताया है, जबकि तुर्की के साइड ने इसे डिफेंस ओरिएंटेड पार्टनरशिप कहा है, जो कि किसी पर्टिकुलर कंट्री के खिलाफ डायरेक्टेड नहीं है। ये जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट ऑल एस्पेक्ट ऑफ डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाने की बात करता है, जिससे फ्यूचर में क्लोजर मिलिट्री कोऑर्डिनेशन ये लोग आपस में कर पाएंगे, ये लोग आपस में इंटेलिजेंस कोऑपरेशन कर पाएंगे, एक्सरसाइजेस और ब्रॉडर सिक्योरिटी कोलैबोरेशन की पॉसिबिलिटी भी खुलती है। लेकिन टाइमिंग इक्वली इंपॉर्टेंट है। वेस्ट एशिया बहुत ही प्रोलॉन्ग्ड सिक्योरिटी क्राइसिस से गुजर रहा है। यूएस इजराइल वार अगेंस्ट ईरान अभी भी अनरिजॉल्व्ड है। गल्फ स्टेट्स अटैक फेस कर चुके हैं और हुतीज ने सऊदी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर और रेड सी पोर्ट्स को टारगेट किया हुआ है। इसलिए पैक्ट को सामान्य डिफेंस डिप्लोमेसी के बजाय बदलते हुए रीजनल थ्रेट एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हमें समझना पड़ेगा। सो इस खबर का मूल प्रश्न क्या है? इस खबर का मूल प्रश्न है, कलेक्टिव डिफेंस का बेसिक लॉजिक ये होता है कि यदि एडवर्सरी को पता हो कि किसी एक स्टेट पर अटैक करने से उससे कई स्टेट्स का कंबाइंड रिस्पांस फेस करना पड़ेगा। मतलब हमने किसी एक कंट्री पर अटैक किया, उसके साथ उधर से काउंटर अटैक में 5 कंट्री एक साथ हमें रिटेलिएट कर रही है, तो अग्रेशन का एक्सपेक्टेड कॉस्ट बढ़ जाता है। इसको पता है कि हमें बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा और इससे डिटरेंस पैदा होता है। लेकिन क्रेडिबल डिटरेंस केवल डिक्लेरेशन से नहीं बनता, उसके लिए मिलिट्री कैपेबिलिटी, पॉलिटिकल विलिंगनेस, ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन और क्लियरली कम्युनिकेटेड रेडलाइंस चाहिए। ये जो मक्का में अग्रीमेंट हुई है, इस अग्रीमेंट में बारे में भी कई सारे क्वेश्चन अनआंसर्ड हैं। क्या मिलिट्री असिस्टेंस ऑटोमेटिक होगी या पॉलिटिकल कंसल्टेशन के बाद? क्या रिस्पांस ट्रूप्स भेजने, क्या ये लोग जो रिस्पांस भेजेंगे वो ट्रूप्स भी भेजेंगे, सिर्फ वेपन्स, इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिक्स तक ही सीमित रहेगा? क्या एयर डिफेंस सिस्टम इंटीग्रेट होंगे? क्या जॉइंट कमांड या कंटीजेंसी प्लानिंग होगी? क्या मैरिटाइम सिक्योरिटी साइबर डिफेंस फ्रेमवर्क भी विकसित होगा? और जब तक ये इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स स्पष्ट नहीं होते तो इसे फुल्ली डेवलप्ड अलायंस के बजाय एक कलेक्टिव डिफेंस कमिटमेंट के रूप में समझना ज्यादा उचित है। और ये ऐसा नहीं बिल्कुल नया है, सऊदी और पाकिस्तान पहले भी इस तरह का आपस में एग्रीमेंट कर चुके हैं। तो इस पैक्ट की क्रेडिबिलिटी समझने के लिए सितंबर 2025 का सऊदी अरबिया और पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट भी समझना महत्वपूर्ण है, जिसमें भी अग्रेशन अगेंस्ट वन ऑफ द अग्रेशन अगेंस्ट बोथ माना गया। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के तालिबान रूल अफगानिस्तान के साथ क्लैशेस हुई और सऊदी अरबिया का ईरान और हूथी से रिपीटेड अटैक फेस करता है, लेकिन फिर भी दोनों पार्टनर ने एक दूसरे की तरफ से डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं किया। द हिंदू इसी गैप को हाईलाइट करता है और सवाल उठाता है कि म्यूचुअल डिफेंस लैंग्वेज का प्रैक्टिकल स्कोप कितना व्यापक है। सो इससे एक फंडामेंटल लेसन निकलता है कि डिफेंस पैक्ट की वास्तविक स्ट्रेंथ उसके टेक्स्ट में नहीं होती, क्राइसिस के समय उसके इंप्लीमेंटेशन से मापी जाती है। तुर्की के जुड़ने से एग्रीमेंट का पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक वेट तो बढ़ गया है, लेकिन इसकी ऑपरेशनल क्रेडिबिलिटी फ्यूचर क्राइसिस से ही स्टैब्लिश होगी। अभी सऊदी अरबिया के इसमें क्या रोल है, उसका क्या स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन, जरा वो समझते हैं। सऊदी अरब की सिक्योरिटी केवल टेरिटोरियल डिफेंस तक सीमित नहीं है,
उसकी इकोनॉमिक सर्वाइवल ऑयल प्रोसेसिंग फैसिलिटीज, एक्सपोर्ट टर्मिनल्स, पोर्ट्स, रिफाइनरीज और मैरीटाइम रूट्स की अनइंटरप्टेड फंक्शनिंग पर डिपेंडेंट है। अगर ड्रोन मिसाइल वारफेयर ने दिखाया कि एक्सपेंसिव कन्वेंशनल डिफेंस सिस्टम के बावजूद रिलेटिवली लो कॉस्ट असिमेट्रिक अटैक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डिसरप्ट कर सकते हैं। लो कॉस्ट तो समझ ही रहे हो, ड्रोन्स अटैक कर रहे हैं, लो कॉस्ट है। असिमेट्रिक क्यों? क्योंकि कोई छोटा सा पावर भी अटैक करके लो कॉस्ट से इसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। सो रिहायत को केवल वेपन से नहीं बल्कि इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम, एयर एंड मिसाइल डिफेंस, इंटेलिजेंस शेयरिंग, साइबर प्रोटेक्शन, मैरीटाइम सिक्योरिटी और रिलायबल पार्टनर्स बनाने होंगे और उसको चाहिए। सो पाकिस्तान मिलिट्री पावर, ट्रेनिंग और स्ट्रेटेजिक डेप्थ प्रोवाइड कर सकता है, जबकि तुर्की डिफेंस टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कैपेसिटी और रीजनल ऑपरेशनल एक्सपीरियंस को ला सकता है। इस सेंस में यह पैक्ट सऊदी अरबिया के ट्रेडिशनल डिपेंडेंस ऑन ए सिंगल एक्सटर्नल सिक्योरिटी गारंटर से हटके डाइवर्सिफाइड सिक्योरिटी नेटवर्क बनाने का प्रयास हो सकता है। अब पाकिस्तान इसको इसमें क्या मिल रहा है? सो पाकिस्तान लंबे समय से गल्फ मोनार्की के साथ डिफेंस टाइज रखे हुए हैं, लेकिन इस अग्रीमेंट में उसकी न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेटस नेचुरली सबसे ज्यादा अटेंशन अट्रैक्ट करती है। उसका अर्थ ये नहीं कि सऊदी अरबिया को ऑटोमेटिकली पाकिस्तान का न्यूक्लियर अम्ब्रेला मिल गया, और ऐसा कोई रिपोर्ट में कोई एक्सप्लिसिट इस तरह गारंटी का मेंशन में नहीं है। अभी ना डॉक्टरों क्लैरिटी के ऐसा कंक्लूजन भी करना गलत होगा। फिर भी डिटरेंस साइकोलॉजी में न्यूक्लियर कैपेबल पार्टनर की प्रेजेंस ही पॉलिटिकल सिग्नलिंग को मजबूत करती है। इसके अलावा पाकिस्तान रिसेंट ईयर्स में वेस्ट एशिया में लार्जर सिक्योरिटी और डिप्लोमेटिक रोल्स चाहता जिसको दिखाई दे, और ये द हिंदू की इस्लामाबाद सिक्योरिटी पार्टनर होने के साथ ईरान यूएस मीडिएटर की भूमिका को भी तलाशता है। मतलब द हिंदू ये कहता है कि इस्लामाबाद मतलब पाकिस्तान सिक्योरिटी पार्टनर होने के साथ साथ ईरान यूएस में वो खोज रहा है कि हम मिलिट्री बन जाए। इसका ब्रॉडर इंप्लीकेशन ये होगा कि पाकिस्तान स्वयं में केवल साउथ एशियन सिक्योरिटी एक्टर के बजाय वाइडर वेस्ट एशियन जियोपॉलिटिकल आर्किटेक्चर में रिलेवेंट बनाना चाहता है खुद को। अब तुर्की का क्या फायदा होगा? तो तुर्की का इंक्लूजन शायद अग्रीमेंट का सबसे स्ट्रेटेजिकली कॉन्सिक्वेंशियल एलिमेंट है। अंकारा नेटो मेंबर है, लेकिन उसकी फॉरेन पॉलिसी वेस्टर्न अलायंस फ्रेमवर्क तक सीमित नहीं रही है। उसने वेस्ट एशिया और वाइडर यूरेशिया में इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजिक एजेंसी बढ़ाने की कोशिश की है, और इसकी ग्रोइंग डिफेंस इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी, स्पेशली ड्रोन्स, मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और मिलिट्री प्लेटफॉर्म उसे सऊदी अरबिया के लिए केवल पॉलिटिकल पार्टनर नहीं, टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटी पार्टनर भी बनाता है। पाकिस्तान और तुर्की के बीच पहले से स्ट्रॉन्ग डिफेंस कॉपरेशन है, इसलिए ट्राइलैटरल अग्रीमेंट 3 अनरिलेटेड स्टेट्स को अचानक जोड़ने के बजाय ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बायलैटरल नेटवर्क को एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में कंसोलिडेट करता है। इस कारण से इसे सिर्फ डिप्लोमेटिक फोटो मानना भी गलत होगा, भले इसकी वास्तविक मिलिट्री डेप्थ अभी अनक्लियर हो। तो क्या ये ब्लॉक एंटी ईरान है? सो देखो, अग्रीमेंट की टाइमिंग और ईरानियन क्रिटिसिज्म के कारण इसे एंटी ईरान अलायंस के रूप में भी कहा जा सकता है। बोलना आसान है, लेकिन यह इंटरप्रिटेशन बहुत ही ओवर सिंप्लीफाइड होगा। सऊदी अरबिया के इमीडिएट सिक्योरिटी कंसर्न ईरान और हूतीज से स्ट्रांगली लिंक्ड है, जबकि तुर्की तेहरान के साथ कंपटीशन और कोऑपरेशन दोनों मेंटेन करता है। पाकिस्तान के लिए ईरान डायरेक्ट नेबर है और बायलैटरल स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी है। सो पाकिस्तान ईरान और यूएस के बीच मीडिएटर बनने का प्रयास भी करता रहा है, इसलिए तीनों मेंबर्स हर रीजनल डिस्प्यूट पर आइडेंटिकल पोजीशन ले, यह जम्पशन लेना गलत होगा। बेहतर डिस्क्रिप्शन इशू बेस्ड स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है। कुछ शेयर्ड सिक्योरिटी कंसर्न्स पर कॉपरेशन होगी, लेकिन ब्रॉडर फॉरेन पॉलिसी में कंटिन्यूड ऑटोनॉमी होगी। सो व्हाट इज द सिक्योरिटी डिलेमा इन हियर? यहां पे सिक्योरिटी डिलेमा क्या है? सो ये पैक्ट इंटरनेशनल रिलेशन के क्लासिक सिक्योरिटी डिलेमा को भी इलस्ट्रेट करता है। सऊदी अरबिया अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए डिफेंस पार्टनरशिप बनाता है। रियाद की दृष्टि में ये डिफेंसिव मेजर है, लेकिन ईरान इसे इंसर्कलमेंट या मिलिट्री प्रेशर के रूप में इंटरप्रेट कर सकता है। तेहरान अपनी मिसाइल कैपेबिलिटी, प्रॉक्सीज या पार्टनरशिप स्ट्रेंथन करता है, इससे सऊदी अरबिया को और इनसिक्योरिटी महसूस होगी और वह फर्दर मिलिट्री बिल्डअप करना शुरू करेगा। परिणाम यह होगा सभी स्टेट्स अधिक सिक्योरिटी चाहते हुए भी रीजनल कलेक्टिवली अधिक मिलिटराइज्ड और अनस्टेबल हो जाएगा। आर्म रेस बढ़ेगा, वेपनाइजेशन अधिक बढ़ेगा। इसलिए डिफेंस तभी सस्टेनेबल है जब उसके पैरेलल कम्युनिकेशन चैनल्स, क्राइसिस मैनेजमेंट रूल्स और डिप्लोमेसी मजबूत हो। क्या नया वेस्ट एशियन सिक्योरिटी ऑर्डर बन रहा है? जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था, क्या वेस्ट एशिया में कोई नया सिक्योरिटी ऑर्डर खड़ा हो रहा है? सो यही स्टोरी का बहुत बड़ा मेंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एंगल है। वेस्ट एशियन सिक्योरिटी लंबे समय तक यूएस मिलिट्री प्रेजेंस, बायलैटरल गल्फ अमेरिकन पार्टनरशिप और ईरान इजराइल राइवलरी के अराउंड घूमती रही, लेकिन अब रीजनल स्टेट्स इंक्रीजिंगली ओवरलैपिंग पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे हैं। सऊदी अरबिया अपनी सिक्योरिटी रिलेशनशिप डाइवर्सिफाई कर रहा है और तुर्की ऑटोनॉमस रीजनल रोल बढ़ा रहा है।
पाकिस्तान गल्फ में अपनी रिलेवेंस को खोज रहा है और ओमान मेडिएटर की भूमिका निभा रहा है। गल्फ स्टेट्स चाइना सहित मल्टीपल पावर्स के साथ इकोनॉमी को स्ट्रेटेजिक टाइज डीपन कर रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि अमेरिका का रोल समाप्त हो रहा है, बल्कि सिस्टम इंक्रीजिंगली नेटवर्क्ड, ट्रांजैक्शनल एंड मल्टीपोलर हो रहा है, जब फिक्स्ड अलायंसेस और फ्लेक्सिबल इश्यू बेस्ड अग्रीमेंट्स एक साथ मौजूद हो सकते हैं। अब इंडिया का इससे क्या महत्व, व्हाट इज सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया? सो इंडिया को स्पेक्ट्रो केवल पाकिस्तान एंगल से नहीं दिखना चाहिए। द वेरी फर्स्ट कंसर्न इज द एनर्जी सिक्योरिटी, बिकॉज वेस्ट एशियन इनस्टेबिलिटी क्रूड ऑयल, एलएनजी, एलपीजी, फ्रेट एंड इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ाता है। दूसरा, इंडियन डायस्पोरा, गल्फ में मिलियंस ऑफ इंडियंस रहते हैं और सीरियस एस्केलेशन, इवैक्यूएशन, रेमिटेंसेस एंड सिटीजन सेफ्टी को प्रभावित करता है। तीसरा है मैरीटाइम सिक्योरिटी, क्योंकि अरेबियन सी, रेड सी और एडजॉइनिंग रूट्स इंडिया के ट्रेड और एनर्जी फ्लोज के लिए क्रिटिकल है। चौथा, पाकिस्तान का एक्सपैंडिंग गल्फ सिक्योरिटी रोल, जो न्यू दिल्ली को केयरफुली मॉनिटर करना होगा। लेकिन यह एज्यूम भी करना गलत होगा कि सऊदी अरबिया ऑटोमेटिकली पाकिस्तान की साउथ एशियन पोजीशन अपनाएगा। फिफ्थ, टर्की फैक्टर। अंकारा इस्लामाबाद डिफेंस कोऑर्डिनेशन इंडिया के लिए रिलेवेंट है, लेकिन सऊदी अरबिया, यूएई, ओमान के साथ इंडिया के इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी मजबूत है। इसलिए इंडिया का उद्देश्य किसी इमीडिएट काउंटर ब्लॉक की तलाश नहीं, बल्कि अपनी इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजिक वैल्यू को बढ़ाना होगा। सो इंडिया की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? इंडिया को गल्फ कंट्रीज के साथ डिफेंस, इंटेलिजेंस, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस एंड एनर्जी कॉर्पोरेशन को डीपन करने की जरूरत है। क्रूड और गैस सोर्सिंग को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। अरेबियन सी और रेड सी कॉन्टिजेंसीज के लिए इवैक्यूएशन तथा नेवल प्रिपेयर्डनेस मेंटेन करनी चाहिए। पाकिस्तान के रीजनल रोल को नीदर अंडरस्टिमेट करे, ना ही एग्जैगरेट करे, और तुर्की के साथ जियोपॉलिटिकल डिफरेंसेस के बावजूद कम्युनिकेशन के चैनल खुले रखने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को प्रिजर्व करना है। मल्टीपोलर वेस्ट एशिया में इंडिया का स्ट्रेंथ यही होगी कि वह सऊदी अरबिया, यूएई, ओमान, ईरान, इजराइल और अदर एक्टर के साथ इश्यू बेस्ड एंगेजमेंट बनाए रख सके, बिना किसी एक राइवलरी का परमानेंट एक्सटेंशन बने हुए। सो द बैलेंस्ड कंक्लूजन इज दैट सऊदी अरबिया, पाकिस्तान और तुर्की का जो मेक्का का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट वेस्ट एशिया की इवॉल्विंग सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का बहुत ही सिग्निफिकेंट सिग्नल है। सऊदी अरबिया इकोनॉमिक रिसोर्सेस और गल्फ स्ट्रेटेजिक वेट लाता है, जबकि पाकिस्तान मेजर मिलिट्री कैपेबिलिटी और न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट की डिफरेंस वैल्यू लाता है, जबकि तुर्की नाटो एक्सपीरियंस, डिफेंस इंडस्ट्री एंड रीजनल ऑपरेशनल कैपेसिटी प्रोवाइड करता है। फिर भी सितंबर 2025 सऊदी पाकिस्तान एग्रीमेंट का एक्सपीरियंस दिखाता है कि स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव डिफेंस, लैंग्वेज और एक्चुअल इंटरवेंशन के बीच में कंसिडरेबल गैप हो सकता है। इसलिए इसे अभी वेस्ट एशिया नाटो कहना प्रीमैच्योर है। रियल टेस्ट ये होगा कि ज्वाइंट प्लानिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग एक्सरसाइजेस, इंटरऑपरेबिलिटी एंड क्राइसिस रिस्पांस मैकेनिज्म कितने इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होते हैं। नाउ मूविंग टू द डेली राउंड अप। इस डेटा प्रोटेक्शन लॉ क्रिपलिंग आरटीआई? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा पूछा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या सिटीजन प्राइवेसी प्रोटेक्ट करने वाले कानून गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी को कमजोर कर सकता है? मतलब ऐसे कानून जो सिटीजन की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, क्या वो गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी कमजोर कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बहुत बड़ी टेंशन वाली बात आई है। कोर्ट मल्टीपल पिटिशंस में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के सेक्शन 44 सब क्लॉज 3 और आरटीआई एक्ट 2005 के सेक्शन 81J के रिलेशनशिप को एग्जामिन कर रहा है। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि अर्लियर आरटीआई फ्रेमवर्क पर्सनल इंफॉर्मेशन के डिस्क्लोजर पर कंडीशन लगाता था, जबकि पिटिशनर का आर्ग्यूमेंट है कि अमेंडेड फ्रेमवर्क पर्सनल डेटा ग्राउंड पर मच ब्रॉडर एम्बार्गो क्रिएट कर सकता है। और ये भी कोर्ट ने बोला कि दोनों लॉज को हार्मोनाइज करने की जरूरत है। अर्लियर प्रोविजंस में ऐसी पर्सनल इंफॉर्मेशन एग्जम्प्ट हो सकती थी जिसका पब्लिक एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं हो, या डिस्क्लोजर अनवारंटेड इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी बनता हो। लेकिन यदि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट प्राइवेसी का आउटवे करता था तो डिस्क्लोजर पॉसिबल था। अब पिटिशनर का कंसर्न है कि नया लॉ इस बैलेंसिंग मैकेनिज्म को कमजोर कर सकता है। पब्लिक ऑफिशियल से जुड़ी अकाउंटेबिलिटी इंफॉर्मेशन को पर्सनल लेबल देकर रोका जा सकता है। और इस डिबेट का सही फ्रेमवर्क प्राइवेसी वर्सेस आरटीआई नहीं, बल्कि प्राइवेट लाइफ वर्सेस पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है। किसी ऑफिशियल का मेडिकल रिपोर्ट या फैमिली इंफॉर्मेशन जेन्युइनली ये प्राइवेट हो सकता है, लेकिन पब्लिक डिसीजन, एसेट्स, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और करप्शन से जुड़ी इंफॉर्मेशन से पब्लिक इंटरेस्ट डोमेन में रखनी चाहिए, और ये क्लेम मच स्ट्रॉन्गर है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को लेकर पिटिशनर ने कंसेंट और डेटा प्रोसेसिंग रिस्ट्रिक्शन की भी चिंता उठाई है, जबकि कोर्ट ने साथ ही यह भी साफ कर दिया कि जर्नलिस्ट को अनलिमिटेड एक्सेस वाला स्पेशल कैटेगरी नहीं माना जा सकता। इसलिए नीदर ब्लैंकेट डिस्क्लोजर नॉर ब्लैंकेट सीक्रेसी वाइबल है। So the core takeaway is that
प्रिवेसी ऑर्डिनरी सिटीजन को अनजस्टिफाइड इंट्रूजन से प्रोटेक्ट करे, लेकिन पब्लिक पावर को ऑटोमेटिक सेक्रेसी का शिल्ड भी ना दे। चलते दूसरे न्यूज राउंडअप पे। अपोजिशन वांट्स एफसीआरए बिल स्क्रैप्ड और रेफर टू जेपीसी। सो देखो, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 पर कंट्रोवर्सी रेगुलेशन के एक्सरसाइज से अधिक उसकी सीवियरिटी और प्रोसीजर को लेकर है। अपोजिशन पार्टी इस बिल को स्क्रैप करने ज्वाइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट को भेजने की मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट में साइटेड मेमोरेंडम के अनुसार यदि किसी इंस्टीट्यूशन का एफसीआरए सर्टिफिकेट कैंसल्ड, सरेंडर या ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाता है तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन और उससे बनाए गए एसेट्स गवर्नमेंट अपॉइंटेड डेजिग्नेटेड अथॉरिटी में वेस्ट हो सकते हैं। मतलब वो गवर्नमेंट अथॉरिटी उसको अप्रोप्रिएट कर लेगी। फ्रेश सर्टिफिकेट निर्धारित समय में न मिलने पर एसेट ट्रांसफर या सेल किए जाने और प्रोसीड्स कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाने की पॉसिबिलिटी बताई गई है। अब क्रिटिक्स का प्रिंसिपल ऑब्जेक्शन ये है कि इतने ड्रास्टिक कॉन्सिक्वेंसेस प्रायर हियरिंग या जुडिशियल डिटर्मिनेशन के बिना नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ गवर्नमेंट का ब्रॉडर पोजीशन ये है कि फॉरेन फंडिंग रेगुलेशन सोवरेन लेजिस्लेटिव मैटर है और अन्य कंट्रीज भी ओवरसीज फंडिंग रेगुलेट करते हैं। अब असल पॉलिसी क्वेश्चन ये नहीं कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेट हो या नहीं हो। नेशनल सिक्योरिटी, कवर्ड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, इलीगल फाइनेंसिंग और ट्रांसपेरेंसी लेजिटिमेट स्टेट कंसर्न्स हैं। लेकिन एनजीओ, हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल एंड ह्यूमैनिटेरियन इंस्टीट्यूशन सिविल सोसाइटी का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसलिए रेगुलेटरी एक्शन प्रेडिक्टेबल, प्रोपोर्शनेट और रिव्यूएबल होना चाहिए। जीपीसी डिमांड भी इसी डिटेल क्लाउज लेवल स्क्रूटनी से जुड़ा है। हालांकि रेफरल पार्लियामेंट की पॉलिटिकल चॉइस है, ऑटोमेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट नहीं। Third news is that Meta ramps up the censorship of protest political reels. डिजिटल फ्री स्पीच का क्वेश्चन केवल कंटेंट डिलीट होने तक सीमित नहीं है। विजिबिलिटी और एल्गोरिथमिक रीच भी पॉलिटिकल पावर है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार पॉलिटिकल लीडर्स, पार्टीज, प्रोटेस्टर्स और सब मीडिया लिंक इंस्टाग्राम कंटेंट इंडिया में रिस्ट्रिक्टेड हुए हैं। स्क्रीनशॉट्स में आईटी रूल 2021 का रेफरेंस था और यूजर्स ने भी ये रिपोर्ट किया कि कुछ रिमेनिंग प्रोटेस्ट रिलेटेड कंटेंट का कम फ्रिक्वेंटली दिखाई देना। आर्टिकल सेक्शन 1793B बेस्ट रिक्वेस्ट और सेक्शन 69A ब्लॉकिंग प्रोसेस के बीच डिफरेंस हाईलाइट करता है। सहयोग पोर्टल के माध्यम से तेजी से जाने वाली टेक डाउन रिक्वेस्ट पर क्रिटिसिज्म रिकॉर्ड करता है। सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर ने इसे सेक्शन 69 सेफगार्ड से बाहर पैरेलल मैकेनिज्म बताया। ये ऑर्गेनाइजेशन का एलिगेशन है, जुडिशियल फाइंडिंग नहीं। यहां कोर क्वेश्चन ये कि ऑनलाइन रेस्ट्रिक्शन किस अथॉरिटी ने मांगी, किस लीगल प्रोविजन के तहत मांगी, प्लेटफॉर्म ने इंडिपेंडेंटली रिव्यू किया या ऑटोमेटिकली कंप्लाई कर लिया। यूजर के पास अपील मैकेनिज्म क्या था? क्या गवर्नमेंट जेन्युइनली अनलॉफुल कंटेंट, टेररिज्म, इंसाइटमेंट, सीरियस फ्रॉड और अदर प्रोहिबिटेड मटेरियल पर एक्शन ले सकती है? और प्लेटफॉर्म मॉडरेशन करने के रिस्पॉन्सिबल, लेकिन पॉलिटिकल डिसेंट, क्रिटिसिज्म, अनलॉफुल स्पीच के लिए बीच बाउंड्री ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। एल्गोरिथमिक डाउन रैंकिंग भी सिक्योरिटी डिजर्व करता है क्योंकि टेक्निकली अवेलेबल कंटेंट प्रैक्टिकली विजिबिलिटी खो सकता है। मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज, यूएस सेनेट पासेस स्वीपिंग रशिया सैंक्शंस बिल विथ ह्यूज सपोर्ट। यूएस सेनेट ने रशिया सैंक्शन लेजिस्लेशन 86-11 फेवर में 11 अगेंस्ट वोट से अप्रूव की। प्रपोज्ड पैकेज रशियन ऑयल, गैस और अदर एक्सपोर्ट्स खरीदना जारी रखने वाले कंट्रीज पर इकोनॉमिक प्रेशर डाल सकता है और एक प्रोविजन प्रेसिडेंट को रशियन ऑयल या नेचुरल गैस के वर्ल्ड के टॉप 5 परचेजर पर टैरिफ इंपोज करने की अथॉरिटी देता है। द हिंदू स्पेसिफिकली इंडिया और चाइना का उल्लेख करता है यहाँ पे कि इंडिया चाइना उस दायरे में आने वाले हैं। सर्टेन एक्सेप्शंस उन कंट्रीज के लिए हैं जो रशिया से नेचुरल गैस का 15% कम इंपोर्ट करते हैं और डिपेंडेंस रिड्यूस करने का स्टेप्स ले रहे हैं। लेकिन सीनेट पैसेज को फाइनल इन्फोर्समेंट लॉ अभी नहीं समझने, हाउस एक्शन और प्रेसिडेंशियल सिग्नेचर अभी रिलेवेंट है। हालांकि यह रिपोर्ट कहता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने पैकेज को सपोर्ट सिग्नल दे दिया है। इंडिया के लिए एनर्जी इकोनॉमिक्स और फॉरेन पॉलिसी दोनों का इशू है। डिस्काउंटेड रशियन क्रूड ऑयल ने रिफाइनरी इकोनॉमिक्स और कंज्यूमर प्राइस मैनेजमेंट में एडवांटेज दिया है, लेकिन सैंक्शंस प्रेशर दिखाता है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी केवल इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की इच्छा से नहीं चलती, उसके पीछे अल्टरनेटिव सप्लाई, ट्रांसपोर्ट रूट्स, फाइनेंशियल चैनल्स और स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स भी होने चाहिए। अगर चॉइसेस इकोनॉमिकली कंस्ट्रेंड हो तो फॉर्मल ऑटोनॉमी प्रैक्टिकल ऑटोनॉमी नहीं बनती। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन रशिया का रिलेशनशिप छोड़ना नहीं बल्कि बार्गेनिंग कैपेसिटी को मजबूत करना है। एक और न्यूज है, नो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट विद इन 1 किलोमीटर ऑफ बॉर्डर, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सोलर, विंड और हाइब्रिड रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी गाइडलाइंस जारी की हैं।
इंटरनेशनल बॉर्डर एलओसी और एलएसी से फर्स्ट 1 किलोमीटर एरिया रेस्ट्रिक्टेड है, जहां प्रोजेक्ट एक्टिविटी अलाउड नहीं होगी। 1 से 20 किलोमीटर बेल्ट में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एनओसी रिक्वायर्ड होगा और ब्रॉडर 50 किलोमीटर जोन में एमएचएस सिक्योरिटी क्लियरेंस जारी करेगा। गाइडलाइंस फॉरेन पार्टिसिपेशन, सेंसिटिव कंट्री पर्सनल और फॉरेन कंपनीज को लैंड ट्रांसफर पे भी रेस्ट्रिक्शन लगाती है। पॉलिसी का लॉजिक ये है कि लार्ज रिन्यूएबल इंस्टॉलेशन केवल पैनल्स और टर्बाइंस नहीं होते, उनमें लैंड एक्सेस, टावर्स, कम्युनिकेशन लिंक्स, कंट्रोल सिस्टम, सेंसर्स, सब स्टेशंस, रेगुलर मेंटेनेंस नेटवर्क्स भी होते हैं। स्ट्रेटेजिक बॉर्डर जियोग्राफी में टेक्नोलॉजी सप्लाई, डेटा एक्सेस, पर्सनल मूवमेंट और साइबर वल्नरेबिलिटीज नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न बन सकते हैं। लेकिन दूसरा पक्ष भी महत्वपूर्ण है। लद्दाख, राजस्थान, गुजरात, हिमालयन एरियाज में इनॉर्मस रिन्यूएबल पोटेंशियल है, इसलिए सिक्योरिटी स्क्रीनिंग डेवलपमेंट को इंडिस्क्रिमिनेटली ब्लॉक नहीं करनी चाहिए। केस बाय केस अप्रूवल मैकेनिज्म ग्रीन ट्रांजिशन और स्ट्रेटेजिक काउंसिलिंग के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश है। अब चलते रैपिड राउंड प्रीलिम्स न्यूज की तरफ। सिलेंडर बिल्ड वल्चर के बारे में। आसाम में बीएनएचएस के कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के तहत कैप्टिव ब्रेड 5 सिलेंडर बिल्ड वल्चर्स को वाइल्ड में रिलीज किया गया। द हिंदू के अनुसार यह इस स्पीसीज का वर्ल्ड फर्स्ट कैप्टिव ब्रेड रिलीज है। बर्ड्स को वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर रानी नियर गुवाहाटी में ले जाकर जटायु सॉफ्ट रिलीज सेंटर, विश्वनाथ डिवीजन ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व में एक्लिमेटाइज करने के बाद छोड़ा गया। इसके साथ 5 व्हाइट रम्प्ड वल्चर्स भी रिलीज किए गए। इससे प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स क्या है कि सिलेंडर बिल्ड वल्चर का साइंटिफिक नेम जिप्स टेन्योस्ट्रिस है और इसका कंजर्वेशन स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। वहीं पे व्हाइट रम्प्ड वल्चर जिसका साइंटिफिक नेम जिप्स बेंगालेंसिस वो भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। वल्चर्स स्कैवेंजर्स होते हैं और डेड लाइव स्टॉक्स, वाइल्ड लाइफ कैरकासेस को तेजी से कंज्यूम करके इकोसिस्टम सैनिटेशन में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। साउथ एशिया में वल्चर्स की क्रैश का मेजर हिस्टोरिकल कारण वेटनरी डाइक्लोफेनाक रहा है। ड्रग ट्रीटेड कैटल के कैरकासेस वल्चर्स के लिए टॉक्सिक हो जाते हैं। मतलब जो भी कैटल को डाइक्लोफेनाक में ट्रीट किया गया था डाइक्लोफेनाक से, उनके मरने के बाद उनके बॉडी में वो डाइक्लोफेनाक प्रेजेंस रहता है। जब वो वल्चर्स खाते हैं तो उन पे वो इम्पैक्ट डालता है। गवर्नमेंट सोर्सेस मेलॉक्सियाम और एसिड को सेफर अल्टरनेटिव्स बताते हैं। अब गवर्नमेंट ने कंजर्वेशन गवर्नमेंट ने कंजर्वेशन के लिए क्या क्या प्लान चलाए हैं। इंडिया ने एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन 2020-25 लॉन्च किया था, जिसमें ब्रीडिंग सेंटर्स, वल्चर सेफ जोन्स, रेस्क्यू सेंटर्स और हार्मफुल वेटनरी ड्रग्स पर कंट्रोल जैसे मेजर शामिल हैं। यहाँ पे एक टर्म हमने यूज किया BNHS यानी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना 15 सितंबर 1883 को हुई थी। हेडक्वार्टर्स हॉर्नबिल हाउस मुंबई में है। डॉक्टर सलीम अली का इंस्टीट्यूशन से मेजर एसोसिएशन रहा है और जर्नल ऑफ द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का पहला इशू 1886 में निकला था। अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु से रिलीजियस कन्वर्जन के बाद शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन एलिजिबिलिटी का इशू आया है। ये इशू जुड़ा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 से। इसी कॉन्टेक्स्ट में पैराग्राफ 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 और जी माइकल वर्सेस एस वेंकटेश्वरन 1951 में एक केस है वो डिस्कस हुआ। अब यहाँ पे जरा प्रीलिम्स का फैक्ट समझो। कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 को आर्टिकल 341 सब क्लॉज 1 के तहत प्रेसिडेंट द्वारा इशू किया गया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है। इसका पर्पस अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए स्पेसिफाई करना है कि किन कास्ट्स, रेसेस, ट्राइब्स या उनके ग्रुप्स को शेड्यूल कास्ट माना जाएगा। इसलिए शेड्यूल कास्ट लिस्ट का एक सिंगल यूनिफॉर्म ऑल इंडिया लिस्ट नहीं है। कम्युनिटीज को स्टेट्स यूटी के बेसिस पर नोटिफाई किया जाता है। इस ऑर्डर का पैराग्राफ 3 रिलीजन के संदर्भ से बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट प्रोविजन के अनुसार हिंदू, सिख या बुद्धिस्ट रिलीजन से अलग रिलीजन प्रोफेस करने वाले पर्सन को इस ऑर्डर के पर्पस के लिए शेड्यूल कास्ट नहीं माना जाता। ओरिजिनल 1950 ऑर्डर में केवल हिंदू थे, बाद में 1956 में सिख को और 1990 में बुद्धिस्ट को इंक्लूड किया गया। यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक है वो आर्टिकल 341 सब क्लॉज 1 के तहत प्रेसिडेंट किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के लिए शेड्यूल कास्ट स्पेसिफाई करते हैं। किसी स्टेट के मामले में गवर्नर से कंसल्टेशन के बाद प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन जारी होती है। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 341 सब क्लॉज 2 वंस कम्युनिटी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर नोटिफाई हो जाती है तो उस लिस्ट में किसी कास्ट को इंक्लूड या एक्सक्लूड केवल पार्लियामेंट बाई लॉ कर सकती है। यानी स्टेट गवर्नमेंट अपने आप प्रेसिडेंशियल एस लिस्ट में फाइनल एडिशन या डिलीशन नहीं कर सकती। लेकिन प्रैक्टिकली मान लो कोई स्टेट गवर्नमेंट और यूटी चाहती है कि हमारा कोई पर्टिकुलर कास्ट को उसमें ऐड किया जाए,
इससे पहले रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया तथा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की कंकरेंस के बाद पार्लियामेंट के सामने लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट के लिए प्रोसेस प्रेजेंट किया जाता है। और एक और बात याद रखना है, एसटी एक्ट, एसटी के लिए इस तरह का रिलीजन बेस्ड किसी तरह कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सो आर्टिकल 342 के तहत नोटिफाइड होने पर एसटी बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल रह सकता है, इनफैक्ट इवन चेंजिंग द रिलीजन। करंट फैक्ट से जुड़ा हुआ ये गवर्नमेंट ने 2022 में कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के तहत एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया था, जिसका मैंडेट उन पर्संस को एससी स्टेटस देने के क्वेश्चन को एग्जामिन करना है जो हिस्टोरिकली शेड्यूल कास्ट से जुड़े हैं लेकिन बाद में उन रिलीजन्स में कन्वर्ट हुए जो करंट प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स में कवर्ड नहीं है। इस कमीशन का टेन्योर अप्रैल 2026 में फिर से एक्सटेंड किया गया है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड एंड आरडीआई फंड, देखो भी हुआ क्या कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा इनोवेशन प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग प्रोसेस में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कंसर्न सामने आया है। इसके साथ सेंटर का 1 लाख करोड़ का रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन फंड भी फोकस में आया है। द हिंदू के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, द हिंदू के अनुसार टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड उन इंस्टीट्यूशंस में शामिल है जिनके थ्रू सेंटर के 1 लाख करोड़ रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन फंड यानी आरडीआई फंड की फाइनेंसिंग चैनल की जाती है। जुलाई तक टीडीबी ने 22 प्रोजेक्ट्स की लगभग 2192 करोड़ फाइनेंसिंग अप्रूव की थी। इसका बेसिक आइडिया समझना इंपॉर्टेंट है कि टीडीबी का काम केवल नई टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कराना नहीं बल्कि ऐसी टेक्नोलॉजीज को लेबोरेटरी से मार्केट तक ले जाना है, यानी उसको डेवलपमेंट, स्केल अप और कमर्शियलाइजेशन को फाइनेंशियल सपोर्ट देना है। टीडीबी क्या है कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसे पार्लियामेंट के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट 1995 के तहत बनाया गया था। एक्ट को दिसंबर 1995 में प्रेसिडेंशियल एसेंट मिला और टीडीबी 1 सितंबर 1996 से फंक्शन में आया। यह डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर काम करता है। इसका मुख्य मैंडेट इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट और कमर्शियल एप्लीकेशन को सपोर्ट करना है। इसके अलावा यदि कोई यूजफुल फॉरेन टेक्नोलॉजी इंडिया में लाई गई है तो उसके एडेप्टेशन और वाइडर डोमेस्टिक एप्लीकेशन के लिए भी टीडीबी फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकता है। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन को भी सपोर्ट करता है, खास करके जब टेक्नोलॉजी के कमर्शियल एप्लीकेशन मार्केट में पहुंचाना हो। अभी टीडीबी फंडिंग कैसे करता है कि टीडीबी फाइनेंशियल सपोर्ट मुख्य रूप से लोन, इक्विटी मतलब शेयर और ग्रांट के रूप में दे सकता है। इसके रेगुलर फंडिंग फ्रेमवर्क में सॉफ्ट लोन जनरली प्रोजेक्ट कॉस्ट के 50% तक, इक्विटी पार्टिसिपेशन 25% तक, जबकि ग्रांट्स एक्सेप्शनल और नेशनल इंपॉर्टेंट वाले केस में दिए जाते हैं। रेगुलर टीडीबी सॉफ्ट लोन्स पर सामान्यतः 5% एनुअल इंटरेस्ट रेट का प्रोविजन है। करंट आरडीआई फंड रूट में फाइनेंसिंग कंडीशन अलग हो सकती हैं। टीडीबी की करंट आरडीआई फ्रेमवर्क में लॉन्ग टेन्योर फाइनेंसिंग, इक्विटी, डेट इक्विटी मैकेनिज्म भी उपलब्ध है। अब इस टीडीबी बोर्ड का एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है। इसके बोर्ड में डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, डीआरडीओ एंड अन्य गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल होते हैं। अभी दूसरी न्यूज चलते हैं। इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश के 27 प्लेसेस को स्टैंडर्ड इंडियन नेम्स के साथ ऑफिशियल सर्वे ऑफ इंडिया मैप पर फॉर्मली आइडेंटिफाई किया। डेवलपमेंट चाइना द्वारा अरुणाचल लोकेशन के अल्टरनेट्स नेम्स जारी करने को वाइडर कॉन्टेक्स्ट से जोड़ा है। लॉन्गजू अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नियर स्थित स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन है। इसे 1959 इंडिया चाइना कॉन्फ्रंटेशन के अर्ली फ्लैग पॉइंट्स में इसको बताया जाता है, इसके अर्ली फ्लैश पॉइंट में, यानी 1962 वार से पहले भी ईस्टर्न सेक्टर में इंडिया चाइना मिलिट्री टेंशन सामने आ चुकी थी। वहीं पर थागला अरुणाचल प्रदेश के हाई ऑल्टीट्यूड बॉर्डर रीजन में स्थित स्ट्रेटेजिक पास है और 1962 इंडिया चाइना वार की ओपनिंग मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन से एसोसिएटेड है। वही बीसा भी एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हाई अल्टीट्यूड पास के रूप में आर्टिकल में मेंशन किया है। करंट डेवलपमेंट में इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश के 27 लोकेशन को उनके स्टैंडर्ड इंडियन नेम्स के साथ ऑफिशियल सर्वे ऑफ इंडिया मैप पर फॉर्मली नोटिफाई किया। फटाफट कुछ फैक्ट समझ लेते हैं। लैक मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इंडिया चाइना बॉर्डर कॉन्टेक्स्ट में इसको हम बोलते हैं। वहीं पे एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल इंडिया पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट में। अरुणाचल प्रदेश इंडिया चाइना बाउंड्री डिस्प्यूट के ईस्टर्न सेक्टर में आता है, इसलिए इस रीजन में माउंटेन पासेस, वैलीज, स्मॉल सेटलमेंट स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं कि सर्वे ऑफ इंडिया भारत के नेशनल सर्वे एंड मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन और प्रिंसिपल मैपिंग एजेंसी है। इसकी स्थापना 1767 में हुई थी और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ओल्डेस्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट बताते हैं।
ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के अंडर काम करता है। सर्वे ऑफ इंडिया का बेसिक रोल देश की टेरिटरी का सर्वे और मैपिंग करना, बेस मैप तैयार करना, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डेवलपमेंट मैपिंग सपोर्ट देना और नेशनल जियो स्पैशियल इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराना है। इसका हेडक्वार्टर देहरादून उत्तराखंड में ऑफिस ऑफ द सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया में है। सर्वे ऑफ इंडिया पॉलिटिकल मैप्स, फिजिकल मैप्स, स्टेट मैप्स, ओपन सीरीज मैप्स, रोड एंड रेलवेज मैप जैसे मैपिंग प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड कराता है। ओपन सीरीज मैप नेशनल मैप पॉलिसी 2005 से एसोसिएटेड है। यूपीआई ट्रांजैक्शन में पॉसिबल फ्यूचर चार्जेस को लेकर डिस्कशन चल रहा है। न्यूज़पेपर का आर्टिकल कहता है कि चार्जेस इनेबल करने वाली लीगल फ्रेमवर्क और ऑल यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर एक्चुअल चार्जेस लागू होना दोनों अलग अलग बातें हैं। आज इसका प्रिलिम्स का फैक्ट समझते हैं। यूपीआई को 2020 से जीरो एमडीआर फ्रेमवर्क में रखा गया था। एमडीआर मतलब मर्चेंट डिस्काउंट रेट। मर्चेंट डिस्काउंट रेट वो चार्ज है जो मर्चेंट से डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करने पर पेमेंट इकोसिस्टम के पार्टिसिपेंट द्वारा लिया जा सकता है। इसलिए जीरो एमडीआर का मतलब स्पेसिफिकली मर्चेंट साइट वाले एमडीआर को जीरो रखना है। इसे हर प्रकार के बैंकिंग के पेमेंट रिलेटेड फीस के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। फॉर एग्जांपल, आप किसी चाय की दुकान पे जाते हो, आप किसी मिठाई की दुकान पे जाते हो, आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं, 100 रुपये का पेमेंट करते हैं, तो वहाँ पे अभी आपके मर्चेंट को 100 रुपये पूरा का पूरा मिलता है। लेकिन अगर मर्चेंट डिस्काउंट रेट जो इंडिया चार्जेस हो अगर अप्लीकेबल हो गए, सपोज 2% है, तो उनको सिर्फ 98 रुपये मिलेगा, 2 रुपये उस पेमेंट प्रोसेसिंग पार्टी के पास जाएगा। 2026 अमेंडमेंट के बाद गवर्नमेंट को नोटिफाइड कैटेगरीज ऑफ पेमेंट ट्रांजेक्शन पर चार्जेस अलाउ करने की लीगल स्पेस मिली है। लेकिन करंट स्टोरी का समय अभी यूपीआई ट्रांजैक्शन पर यूनिवर्सल चार्जेस अनाउंस नहीं किया गया था, इसलिए गवर्नमेंट के पास चार्ज नोटिफाई करने का पावर है और यूपीआई पे चार्ज लागू हो चुके, दोनों अलग बात है। इसलिए अभी नहीं कह सकते कि हाँ चार्जेस लागू हो गए। जरा क्विक फैक्ट रिकॉल करते हैं, व्हाट इज द नेशनल एनपीसीआई जो सी न्यूज में आता, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई का रियल टाइम इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है जिसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है। इसका पायलट लॉन्च 11 अप्रैल 2016 को 21 मेंबर बैंक्स के साथ हुआ था। यूपीआई के सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यह है कि अलग अलग बैंक अकाउंट्स को एक इंटरऑपरेबल मोबाइल बेस्ड इंटरफेस के थ्रू प्रोसेस किया जा सकता है। इसके जरिए पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट्स रियल टाइम में हो सकते हैं। यानी सेंडर और रिसीवर के अलग अलग बैंक्स होने के बावजूद ट्रांजैक्शन एक कॉमन पेमेंट आर्किटेक्चर के थ्रू पॉसिबल होता है। एनपीसीआई इंडिया में रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम के लिए अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। इसे आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन के इनिशिएटिव के रूप में स्टैब्लिश किया गया था। एनपीसीआई की इनकॉर्पोरेशन 2008 में हुआ और ये नॉट फॉर प्रॉफिट स्ट्रक्चर के तहत काम करता है। एक और बात समझो, यूपीआई और रूपे दोनों एनपीसीआई इकोसिस्टम के प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन दोनों का फंक्शन अलग अलग है। रूपे डोमेस्टिक कार्ड पेमेंट नेटवर्क है। इसी तरह आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज भी इंस्टेंट इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है। यूपीआई और आईएमपीएस दोनों रियल टाइम पेमेंट्स फैसिलिटेट करते हैं, लेकिन यूपीआई मोबाइल फर्स्ट इंटर ऑपरेबल इंटरफेस। यूपीआई आईडी, वीपीआई और क्यूआर बेस्ड पेमेंट्स जैसी सुविधाओं के कारण अलग आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है। अब समझते हैं डायरेक्ट सीडेड राइस यानी डीएसआर। कर्नाटका में डिफिसिट रेनफॉल, रिजर्वायर स्ट्रेस और पैडी सोइंग स्लो डाउन के कारण वाटर सेविंग राइस कल्टीवेशन मेथड्स डिस्कस हुए, जिसमें डायरेक्ट सीडेड राइस इंपॉर्टेंट है। कन्वेंशनल पैडी कल्टीवेशन में पहले नर्सरी में सीडलिंग्स तैयार की जाती हैं और कुछ सप्ताह बाद उन्हें पडल्ड या वाटर लॉक्ड फील्ड में ट्रांसप्लांट किया जाता है। इसके विपरीत डायरेक्ट सीडेड राइस इन डीएसआर में नर्सरी और ट्रांसप्लांट स्टेज को स्किप करके राइस सीड सीधे मेन फील्ड में बो दिए जाते हैं। इससे ट्रांसप्लांटेशन की लेबर रिक्वायरमेंट कम होती है, फील्ड में लगातार फ्लडेड रखने की जरूरत नहीं पड़ती। न्यूज़पेपर ने साइटेड एक्सपर्ट एस्टिमेट के अनुसार डीएसआर में कन्वेंशनल ट्रांसप्लांटेशन की तुलना में लगभग 30 से 50% वाटर की सेविंग हो सकती है। ये खासतौर पर उन रीजन्स में यूजफुल है जब ग्राउंड वाटर डिप्लेशन, वीक मॉनसून या इरिगेशन वाटर स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम्स हैं। आर्टिकल कर्नाटका के ट्रेडिशनल ट्रांसप्लांटेशन मेथड को नाती मेथड कहता है और पैडी प्रोडक्शन में लगभग 4500 से 5000 लीटर वाटर पर केजी तक की रिक्वायरमेंट का फिगर देता है। डीएसआर के कुछ एडिशनल एडवांटेज भी हैं। इसमें ट्रांसप्लांटेशन लेबर और कल्टीवेशन कॉस्ट कम हो सकती है, क्रॉप एस्टैब्लिशमेंट जल्दी हो सकता है और खेत को लंबे समय तक स्टैंडिंग वाटर में रखने की जरूरत घट सकती है। इसीलिए इसे वाटर सेविंग और क्लाइमेट रेजिलिएंट राइस कल्टीवेशन ऑप्शन के रूप में देखा जाता है। लेकिन डीएसआर पूरी तरह प्रॉब्लम फ्री टेक्निक नहीं है। डायरेक्ट सोइंग के कारण वीड्स की कंपटीशन अधिक हो सकती है, इसलिए इफेक्टिव वीड्स मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता। फील्ड लेवलिंग, सही सीड्स प्लेसमेंट और टाइमली इंटीग्रेशन भी इसकी सक्सेस के लिए जरूरी है। और एक और इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन याद रखें, डीएसआर
और सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन एक ही टेक्निक नहीं है। डीएसआर में सीड सीधे फील्ड में सो होते हैं, जबकि एसआरआई में यंग सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट किया जाता है, लेकिन वाइडर स्पेसिंग, कंट्रोल्ड इरिगेशन और डिफरेंट क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इसमें अपनाई जाती हैं। पेज 8 पे आते हैं तुंगभद्रा रिवर और इरिगेशन सिस्टम। ये न्यूज में क्यों है कि कर्नाटका में डिफिसिट रेनफॉल और रिजर्वायर के कम वाटर अवेलेबिलिटी के कारण पैडी कल्टीवेशन प्रभावित हुआ है, और इसी कॉन्टेक्स्ट में तुंगभद्रा इरिगेशन सिस्टम इंपॉर्टेंट है क्योंकि कर्नाटका के मेजर राइस ग्रोइंग बेल्ट का बड़ा हिस्सा इसी इरिगेशन नेटवर्क पर डिपेंडेंट है। द हिंदू के अनुसार तुंगभद्रा इरिगेशन सिस्टम लगभग 12.1 लाख एकर्स एग्रीकल्चरल लैंड को इरिगेशन सपोर्ट देता है, जिसमें करीब 8.7 लाख एकर्स कर्नाटका में है। इसका इरिगेशन नेटवर्क आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तक भी एक्सटेंड करता है। 2024 में तुंगभद्रा डैम का गेट नंबर 19 पूरा बह गया था। अब प्रीलिम्स का फैक्ट समझो, तुंगभद्रा का ज्योग्राफी का सोर्स से कॉन्फ्लुएंस तक समझना जरूरी है। टेक्निकली तुंगभद्रा का नाम की रिवर वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट ही नहीं होती है, क्योंकि इसकी दो हेड स्ट्रीम्स हैं, तुंग और भद्रा। दोनों का सोर्स वेस्टर्न घाट्स के गंगामूला रीजन में है, जो कर्नाटका का चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट के कुवेरमुख लैंडस्केप में स्थित है। गंगामूला से तुंगा और भद्रा के अलावा नेत्रावती रिवर भी ओरिजिनेट होती है। तुंगा और भद्रा आगे शिवमोगा के पास में एक जगह है कुड़ली, वहां जाकर मिलती है, और इसी कॉन्फ्लुएंस के बाद तुंगभद्रा प्रॉपर रिवर बनती है। इसके बाद तुंगभद्रा कर्नाटका होते हुए आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ती है, अंततः संगमलेश्वरम के पास कृष्णा रिवर में मिलती है। इसलिए तुंगभद्रा कृष्णा रिवर की मेजर ट्रिब्यूटरी है और कृष्णा बेसिन का हिस्सा है। तुंगभद्रा के बैंक्स पे सबसे इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स हम्पी हैं। हम्पी विजयनगर एम्पायर की फॉर्मर कैपिटल थी और आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। विजयनगर एम्पायर की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का से एसोसिएटेड है। हम्पी के प्रमुख मॉन्यूमेंट्स में विरूपाक्ष टेम्पल, वित्तला टेम्पल, स्टोन चैरियट शामिल हैं। 1565 के बैटल ऑफ तालीकोटा के बाद विजयनगर कैपिटल का डिक्लाइन शुरू हुआ। तुंगभद्रा के अपोजिट बैंक पर अनेगुंडी स्थित है। यह अर्ली विजयनगर हिस्ट्री से एसोसिएटेड है। लोकल ट्रेडिशन इसे रामायण के किष्किंधा रीजन तथा हनुमान सुग्रीव लीजेंड्स कहानी से भी जोड़कर देखते हैं। अब चलते हैं पेज 13 पे पैसिफिक आइलैंड फोरम वाले न्यूज पे। चाइना के न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल टेस्ट पर पैसिफिक कंट्रीज कॉमन स्टेटमेंट्स पर अग्री तो नहीं कर पाए, जिससे पैसिफिक आइलैंड फोरम और पैसिफिक जियोपॉलिटिक्स न्यूज में आ गई है। डिस्कशन फिजी में चल रहा था। पैसिफिक आइलैंड फोरम पैसिफिक रीजन का मेजर पॉलिटिकल एंड रीजनल कोऑपरेशन प्लेटफॉर्म है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी और करेंटली इसके 18 मेंबर्स हैं। इसमें स्मॉल पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज के साथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी एज ए मेंबर शामिल है। इसके अलावा फिजी, पापुआ न्यू गिनिया, सोलोमन आइलैंड, किराबाती, नाउरू, तुवालू, तोंगा, समोआ एंड वानताउ जैसे पैसिफिक कंट्रीज इसके इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं। इसलिए पीआईएफ केवल स्मॉल आइलैंड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन समझना सही नहीं होगा। ये पैसिफिक रीजन में रीजनल सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, ओशियन गवर्नेंस, फिशरीज, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जियोपॉलिटिकल इश्यूज पर कॉमन पोजीशन डेवलप करने का इंपॉर्टेंट फोरम है। पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज के लैंड एरिया छोटे हो सकते हैं, लेकिन इनके आसपास के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स बहुत बड़े हैं। इसलिए फिशरीज, मरीन रिसोर्सेज और स्ट्रेटेजिक सी रूट्स के कारण इनका जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। करंट स्टोरी में किरिबाती और नाउरू चाइना फ्रेंडली पोजीशन से एसोसिएटेड है, जबकि तुवालू ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन करने वाले कंट्रीज में शामिल है। इसलिए पैसिफिक रीजन आज चाइना ताइवान डिप्लोमेटिक कंपटीशन का भी इंपॉर्टेंट थिएटर है। पैसिफिक आइलैंड फोरम की शुरुआत साउथ पैसिफिक फोरम के नाम से हुई थी। 1971 में वेलिंगटन, न्यूजीलैंड में 7 फाउंडिंग पार्टिसिपेंट की फर्स्ट मीटिंग हुई। बाद में इसी का नाम पैसिफिक आइलैंड फोरम कर दिया गया। इसका सेक्रेटारिएट सुवा, फिजी में स्थित है। सेक्रेटारिएट रीजनल प्रोग्राम्स को कोऑर्डिनेट करता है और मेंबर कंट्रीज के बीच कोऑपरेशन को इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट देता है। पीआईएफ की एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक आइडिया है ब्लू पैसिफिक कॉन्टिनेंट। इसका बेसिक आइडिया यह है कि पैसिफिक कंट्रीज को केवल छोटे और ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड आइलैंड के रूप में नहीं, बल्कि एक विशाल इंटरकनेक्टेड पैसिफिक ओशियन कम्युनिटी के रूप में देखा जाए। इसलिए ओशियन गवर्नेंस और मैरीटाइम रिसोर्स पीआईएफ के एजेंडा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपीएससी के हिसाब से मैप पे फिजी, किरिबाती, नाउरू, तुवालू, सोलोमन आइलैंड्स पर्टिकुलरली जाके रिवाइज कर लें। अब आते हैं माउंट ब्रोमो और एल नीनो वाले न्यूज पे। इंडोनेशिया के माउंट ब्रोमो रीजन में वाइल्ड फायर के कारण ब्रोमो टेंगल सेमरू नेशनल पार्क में कम से कम 127 हेक्टेयर्स एरिया प्रभावित हुआ है। न्यूज़पेपर ने प्रोलॉन्ग ड्राई सीजन और एल नीनो रिलेटेड कंडीशन से फायर रिस्क को लिंक किया है।
प्रीलिम्स का फैक्ट समझो कि माउंट ब्रोमो ईस्ट जावा इंडोनेशिया में स्थित है। ब्रोमो टेंगर सेमारू नेशनल पार्क का हिस्सा है। इंडोनेशिया के जो ऑफिशियल टूरिज्म प्लेटफॉर्म पे इस पार्क को ईस्ट जावा का लार्ज वोल्केनिक लैंडस्केप बताता है और इसका एरिया करीब 800 स्क्वायर किलोमीटर है। माउंट ब्रोमो और माउंट सेमरू दोनों इसी लैंडस्केप से एसोसिएटेड है। एंड व्हाट इज एल नीनो? सो एल नीनो एनसो, एल नीनो साउथर्न ऑसिलेशन का, सो ये जो एल नीनो है वो एनसो का वार्म फेज है। इसमें सेंट्रल और ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन स्पेशली नीनो 3.4 रीजन की सी सरफेस टेम्परेचर सामान्य से ज्यादा वार्म हो जाती है। इसके अपोजिट फेज को ला लीना कहते हैं, जिसमें उसी रीजन का सरफेस वाटर कॉम्पैरेटिवली कूलर हो जाता है और इनके बीच की नॉर्मल कंडीशन को एनसो न्यूट्रल कहा जाता है। एल नीनो केवल ओशन वार्मिंग घटना नहीं है, ये ओशियन और एटमॉस्फेयर के इंटीग्रेशन से जुड़ा फेनोमेनन है। पैसिफिक ओशन का टेम्परेचर पैटर्न में बदलाव होने के कारण ट्रेड विंड्स, वाकर सर्कुलेशन, क्लाउड फॉर्मेशन, ट्रॉपिकल रेनफॉल पैटर्न भी बदलते हैं। इसी वजह से इसका इम्पैक्ट सिर्फ पैसिफिक तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दुनिया के अलग अलग रीजन्स में रेनफॉल, ड्राउट्स, फ्लड, टेम्परेचर, ट्रॉपिकल साइक्लोन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। जनरली एल नीनो के दौरान इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे वेस्टर्न पैसिफिक रीजन्स में रेनफॉल कम हो जाता है और ड्राई कंडीशन बढ़ने की पॉसिबिलिटी रहती है, जबकि सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक कुछ हिस्सों में रेनफॉल बढ़ सकती है, लेकिन ये कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। हर एल नीनो इवेंट की इंटेंसिटी और रीजनल इम्पैक्ट्स अलग अलग हो सकते हैं। इंडिया के लिए भी एल नीनो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे अक्सर वीकर साउथ वेस्ट मानसून की हायर प्रोबेबिलिटी से एसोसिएट किया जाता है। लेकिन एल नीनो का होने का मतलब इंडियन मानसून डेफिसिट ही होगा ऐसा नहीं है। इंडियन ओशियन कंडीशंस, इंडियन ओशियन डायपोल्स और कई अन्य एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स भी मानसून को इन्फ्लुएंस करते हैं। 2026 में इंडोनेशिया के मेट्रोलॉजिकल एजेंसी BMKG एल नीनो कंडीशन और स्ट्रॉन्गर ड्राई सीजन रिस्क को मॉनिटर कर रही थी। जुलाई एनालिसिस में नीनो 3.4 रीजन स्ट्रॉन्ग एल नीनो कंडीशन इंडिकेट कर रहा था, इसलिए इंडोनेशिया में प्रोलॉन्ग ड्राई सीजन, ड्रॉट और फॉरेस्ट फायर रिस्क पर विशेष अटेंशन था। थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर टुडेस।